छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 7 में रेशों से वस्तुओं तक के बारे में अध्ययन करा रहे हैं। कल हमने भेड़ से प्राप्त ऊन के जो चरण थे उनमें पहला चरण का अध्ययन किया था, जिसमें पढ़ा था हमने कि ऊन को बनाने के लिए सबसे पहले भेड़ के त्वचा के निकट से बालों को काट लिया जाता है, फिर उनको बड़ी बड़ी टंकियों में डाल करके धोया जाता है। अब उसके पश्चात अपना दूसरा चरण आ रहा है, त्वचा सहित उतारे गए, त्वचा सहित यानी त्वचा के पास से उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर, जो बाल हमने उतारे थे, काटे थे, उनको टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई और धूल और गर्द क्या है ये, हम जब अपने वस्त्रों को झड़काते हैं तो उसमें से एक प्रकार की हल्की सी धूल सी निकलती है। वो हल्की जो धूल है वो गर्द बोलते हैं। चिकनाई, धूल, गर्द अपनी भाषा में बोलते हैं, गर्द बोलते हैं, गर्द होती है। ये उसमें से निकल जाए इसलिए उनको क्या करते हैं, ये धोते हैं। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मशीनों के द्वारा किया जाता है। और तीसरे चरण में आ रहा है अपना चरण 3, अभिमार्जन के बाद, यानी ऊन में से जो भेड़ों से त्वचा के निकट से जो बाल हमने उतारे थे उनमें धूल, मिट्टी, गर्द निकालने के पश्चात अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। क्या करते हैं? वो छांटते हैं। छांटने के लिए उसमें अलग अलग प्रकार के गठन वाले बालों को अलग अलग किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं? रोमिल और या रोएदार बालों को छांट करके, रोम वाले बाल और रोएदार दो प्रकार जो बाल हैं अथवा, उनको कारखानों में भेज दिया जाता है, कारखाने फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाए। इसमें भी अलग अलग गठन वाले जो बाल होते हैं उनको इनमें कंपनियों में छांटा जाता है। उसके पश्चात क्या करते हैं? अगला चरण आ रहा है, चौथा चरण अपना। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है। क्या कहता है? सुखाया जाता है। परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है। कोमल बालों को और फूले हुए बालों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बर कहलाते हैं। अब ये वही बर हैं, ये बर क्या हैं? रेशे हैं जो बहुत ही कोमल और फूले हुए होते हैं, जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा कब होता है? जब हम स्वेटर को रात को पहन करके सो जाते हैं अक्सर, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनमें कुछ कपड़ों के गांठ सी हो जाती हैं, कपड़े इकट्ठे से हो जाते हैं, गोल गोल सी गांठी सी वह रोए हैं इकट्ठे हो जाते हैं और गोल गोल से एक निशान से हो जाते हैं उनमें। ये क्या है? ये वही कोमल जो फूले हुए बाल हैं, रेशे हैं, वो हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों को, इनके पश्चात क्या कहते हैं? रेशों को पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। फिर वापस इनको एक बार टंकियों में धोया जाता है, ताकि उसमें कुछ चिकनाई या धूल, गर्द आदि जो रह जाती है वो इस प्रकार उसको धो लेने से और क्या हो जाता है, उसमें बिल्कुल ही गर्द मिट्टी नहीं रहती, एकदम साफ हो जाते हैं, यानी अभिमार्जित हो जाती हैं। इस प्रकार प्राप्त रेशे या प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त माने उपयोगी होते हैं, जिनसे ऊन बनती है। ऊन के लिए यही जो काते हुए जो धागे हैं ये क्या होते हैं? इनसे ऊन बनती है। और अगला चरण है 5वां चरण। ये क्या है? रेशों के विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। क्या करते हैं? विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है और विभिन्न यानी अलग अलग रंगों में, एक ही रंग की नहीं, ऊन आप देखते हैं बहुत से रंगों की होती है।
तो ये रंग डाला जाता है ऊन में, दोबारा से अभिमार्जन करके उनमें रंग डाल करके फिर वापस सुखाते हैं। रंगों की रंगाई की जाती है क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। क्योंकि जो भेड़ों से, बकरियों से, ऊँट से जो ऊन प्राप्त होती है उनका रंग प्राय कैसा होता है, सामान्यतः भूरा या सफ़ेद रंग का, या फिर जैसे बकरियों के बालों से ऊन प्राप्त की है तो वह काले रंग की हो सकती है। इस प्रकार ये सामान्यतः एक दो ही रंग हमें प्राकृतिक ऊन के रूप से प्राप्त होते हैं, और रंगों अलग अलग रंगों में रंगने की प्रक्रिया और रंगाई कहलाती है। उसमें इसके विभिन्न रंग हमें प्रदान किए हुए मिलते हैं। अगला चरण आ रहा है छठा चरण। अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। रीलिंग होता है धागों को गिट्टी के ऊपर जो लपेटते हैं वो रीलिंग कहलाती है। धागों को गिट्टी के ऊपर लपेटना क्या कहलाता है, रीलिंग कहलाता है। अब रेशों को सीधा करके, जो रेशें जो तंतुओं से बने थे उनको सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। लपेट क्या बनता है, धागा बनाया जाता है। एक तंतु, दो तंतु, इस प्रकार तंतुओं को वापस इकट्ठा करके उनकी जो भी प्रक्रिया है ऐंठने की है या बल लगाने के, उनसे उनको धागा बनाया जाता है। और लंबे रेशों को काट कर, जो लंबे रेशे हैं उनको काट कर ऊन के रूप में प्राप्त करते हैं, और ऐसे रेशों को ऊन बन जाती है। क्या बन जाती है, इसे ऊन बन जाती है। और ये ऊन हमें विभिन्न जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनके बनाने में इनका उपयोग किया होता है। विशेष रूप से लंबे रेशों काट करके कि इसमें स्वेटर को ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत जो छोटे रेशों को काट करके ऊनी वस्त्र बुनने में इनका उपयोग होता है। अब जो ऊन प्राप्त करने की विधि है उनके बारे में देखिए। जो पहला जो चरण है वो ऊन के कटाई का, तो उसमें देखिए चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें ऊन जो भेड़ है, भेड़ के पेट के पास के बालों को देखिए, पेट के पास का हैं, इनको एक मशीन द्वारा काट लिया गया है और काटी हुई ऊन है ये इधर एकत्रित कर ली गई है। ये त्वचा के पास से काटी हुई ऊन है। उसके पश्चात जो दूसरा प्रक्रम आ रहा है वह है टंकियों में अभिमार्जन। जो काटी हुई ऊन है उस ऊन को इस प्रकार बड़े टंकियों में, यहाँ टंकी नहीं है, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, टब दिखाई दे रहा है। टब के अंदर बालों को काट करके और उसमें डाला जाता है और सुखाया जाता है, डाला जाता है और घुमाया जाता है। घुमाने से क्या है, उसके अंदर की धूल मिट्टी के जो कण हैं वो सभी बाहर आ जाते हैं। इसके पश्चात अगला जो ये जो प्रक्रिया थी, ये प्रक्रिया प्राचीन काल के, वर्तमान में अभिमार्जन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ होती है, कारखानों में होती है, मशीनों द्वारा होती है। वर्तमान में ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, कारखानों में मशीनों द्वारा होती है। प्राचीन विधियाँ थीं। उसके पश्चात जो अगली विधि आ रही है वह है मशीनों द्वारा अभिमार्जन। ये दिखाई दे रहा है ना, मशीनों द्वारा। यहाँ से ऊपर से ये जो पानी वगैरह इसमें डाला जाता है और इसमें तंतु हैं, तंतुओं को इस प्रकार से धुलाई की जाती है कि उसमें चिकनाई, धूल, मिट्टी के कण आदि इसमें से बाहर निकल जाते हैं और शुद्ध रूप से जो ऊन होती है, अभिमार्जित जो ऊन होती है, वो रेशे होते हैं, वो दूसरी साइड में या एक इस स्थान पर एकत्रित होते हैं। उनको मशीनों द्वारा अलग कर लिया जाता है। इनमें भी अलग अलग प्रकार के जो बाल होते हैं उनकी छटाई कर ली जाती है। उसके पश्चात जो अगली विधि है उसे ऊन का धागा बनाया जाता। अब इसमें से जो कते हुए रेशे होते हैं, इन कते हुए रेशों से ये दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर से नीचे की साइड में आ रहे हैं धागे आ रहे हैं। ये धागे ऐसे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की साइड में धागे आ रहे हैं। ऊपर से कहाँ धागे, ये नीचे आ रहे हैं। इन धागों को इस प्रकार के नीचे एक, जैसे अपन साधारण रूप से घरों में धागे गिट्टियाँ आती है, ऐसे ही इन ऊन को भी इस प्रकार के गोल गोल रूप में इनके ऊपर लपेट लिया जाता है। और इस लपेटने को क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं। लपेटने क्या कहते हैं, रीलिंग। इसमें से जो धागे आ रहे हैं इन धागों को इस प्रकार गोले के रूप में समेटना, इस प्रकार लपेटना क्या कहता है, ये रीलिंग कहते हैं। रीलिंग हो जाती है और फिर इनको एकत्रित करके और बाज़ार में जैसे आते हैं उनको
बाज़ार के लिए बेच दिया जाता है, भेज दिया जाता है। उसके पश्चात अगली जो प्रक्रिया है वो है ऊन के जो बनाने के जो चरण है उसके बारे में कि ऊन को, रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, प्रदर्शित करने की जो प्रक्रिया है। सबसे पहले ऊन की कटाई है। क्या है? पहले ऊन की कटाई, ये पहला चरण है, ऊन की कटाई हुई। उसके पश्चात दूसरा चरण है, वह है अभिमार्जन। पहला ऊन की कटाई, दूसरा अभिमार्जन, तीसरा छटाई, चौथा बर की छटाई, और पांचवा रंगाई, और अंतिम चरण है वो रीलिंग। यानी अब रीलिंग के पश्चात अपना जो धागा है वो इकट्ठा होकर के और उनका एक गट्ठर सा बना करके, छोटे छोटे गोले से बना करके, या फिर किसी वस्तु पर लपेट करके और रीलिंग करके, इनसे ये हमारे पास बाज़ार से हम खरीदते हैं और इनका हम अपने वस्त्र आदि बनाने में उपयोग लेते हैं। कुछ मशीनों से बनते हैं, तो वहाँ मशीनों में से रीलिंग किए हुए धागे से ही क्या बनते हैं, स्वेटर, शॉल आदि का निर्माण किया जाता है। छात्रों, आज का अपना टॉपिक समाप्त हुआ। इसके बाद अगला टॉपिक हम कल पढ़ाएंगे। तब तक धन्यवाद।